जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजे हमारा साइंस का क्लास होता है, तो साइंस के क्लास को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आज हमारे 20 क्वेश्चंस हैं और 20 वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके के ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में आपका कॉम्पिटिटिव कोई सा भी एग्जाम सही, आपका एसएससी का सही, आपका बैंक का सही, आपका रेलवे का सही, किसी का भी सही, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के हम आगे चलते हैं। और भाई हमारा जो तरीका है, भाई एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपका ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो आंसर ठीक है उसको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर और नंबर के बाद में आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और 2 क्वेश्चन हमने पहले से नोट करके रखे हैं, इसके बाद में हम आपको आगे सीरियल वाइज बताते जाएंगे। क्वेश्चनों का जो लेवल है पहले थोड़ा सा इजी है और उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें क्लास में, जिससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि एक सामान्य मनुष्य, ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दूरी, ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। फिर से एक बार कि एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर होती है, आपके पास ऑप्शन है 250 मिलीमीटर होती है, या फिर आपके पास ऑप्शन है 0.25 मीटर होती है। और डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो आंसर आपका है वो ए बिल्कुल ठीक है, आपका बी भी बिल्कुल ठीक है, सी भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा जो आंसर है वो डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम जब सेंटीमीटर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होती है। हम मिलीमीटर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मिलीमीटर में आ जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं सेंटीमीटर को ही जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा मीटर में आ जाता है। तो तीनों जो हैं वो एक ही दूरी है, चाहे आप उसको 25 सेंटीमीटर कह लो, चाहे आप 250 मिलीमीटर कह लो, या फिर आप उसको 0.25 मीटर कह लो। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। आपकी कार्निया करती है, आपकी आइरिस करती है, आपका रेटिना करती है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो है आइरिस, यानी आइरिस जो है वो पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से निर्धारित करता है, मतलब कम बढ़ कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट करना ही करना है, और आंसर नहीं पता है फिर भी आप लोग कमेंट करें। और सबसे पहले क्या करना है कि क्लास को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने वीडियो को पहुंचाएं। इससे होगा क्या कि आपके साथ साथ और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर कि जीव विज्ञान, ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं ना, अच्छे से पता होगा आपको, है ना, बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द, ठीक है, होने वाला शब्द क्या होता है, सेल, है ना, जिसको अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो क्या कहते हैं, सेल, CELL सेल, जिसको कहते हैं कोशिका, है ना। सेल किस वैज्ञानिक ने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया। आपके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताते जाएं। ठीक है, आपको ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो आपका है न्यूटन ने, आपको ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, आपका ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, और आपका डी है नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कमेंट करिए आप लोग। चलिए मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर जो कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए न्यूटन ने कोई भी ऐसा नियम नहीं है, ठीक है, जो जीव विज्ञान में दिया हो, बायोलॉजी में दिया हो। इस तरीके से मैक्सवेल भी हमारे किस में है, फिजिक्स में है, ठीक है। बच्चे कौन, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही सेल, है ना, रॉबर्ट हुक ने ही सेल शब्द दिया, ठीक है, जीव विज्ञान में। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिरका, सिरके को हम लोग कहते हैं छिरका भी कहते हैं कुछ लोग, गांव की अगर हम बात करें तो सिरका निम्न में से किसका घोल होता है ना, किसका घोल होता है। सिरके की हम बात करते हैं, आप लोग जानते हैं सिरका यूज़ करते हैं, सिरके को आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो लोग फास्ट फूड का यूज़ करते हैं तो वो सिरके के बारे में ज़रूर जानते होंगे। फास्ट फूड में बोतल जो होती है, एक वाइट कलर की बोतल है, तो उसमें हमारा सिरका ही होता है ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और आपका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका डी इसमें से हो जाएगा बच्चा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आपका है कि सिरका निम्न में से किसका घोल है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है यानी एसिड का है, एसिटिक एसिड का है, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए, जो इसका आंसर है बच्चा वो आंसर बी यानी एसिटिक अम्ल, बिल्कुल ठीक। और हम बात करें एसिटिक अम्ल के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है CH3COOH। देखिए, मैंने किसी वीडियो में ये भी आपसे कहा था कि एसिटिक अम्ल को आप कभी ऐसे ना पढ़ें कि CH3COOH, COOH हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है CH3COOH, क्योंकि ये OH हमारा पास O जो है वो C के साथ है और ये वाला किसके साथ है, H के साथ है। तो इसलिए हमको हमेशा ही इसी तरीके से इसको पढ़ना है। चलिए, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि बोट, आप लोग जानते होंगे यदि 18+ हैं, 18+ है तो आप लोगों ने बोटिंग की होगी। और जब भी आप लोग बोटिंग करते हैं ना, तो आपकी बोटिंग करने के लिए एक स्याही लगाई जाती है ना, तो उस स्याही के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो काफ़ी समय तक मौजूद रहती है हमारे नेल्स पर, हमारी जो स्किन होती है हाथ की उस पर। तो चलिए, बोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है, रसायन का बना होता है या बनी होती है, ठीक है, स्याही किस रसायन की बनी होती है। चलिए, इसका जो ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन को देखें। ऑप्शन आपका है सिल्वर नाइट्रेट, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा नील, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा कार्बन की, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, बहुत जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो स्याही होती है, बोटिंग करने जाते हैं, उंगली पर लगाई जाती है, जो बहुत समय तक वैसी की वैसी ही दिखती है, मतलब वो जल्दी हाथ से नहीं जाती है, तो उसको वो किसकी बनी होती है, आप लोग ऑप्शन करके बताइए। चलिए, कोई नहीं, तो ये है सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। उसमें जो पदार्थ होता है, जो रसायन होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। और सिल्वर नाइट्रेट को हम बच्चा क्या कहते हैं, अगर रासायनिक नाम की इसकी बात करें तो आपका होता है AgNO3, AgNO3 की होती है, ठीक है, इसको हम AgNO3 बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चे, क्वेश्चन हमारे जो हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा देखते होंगे, ऐसा समझ रहे होंगे कि क्वेश्चनों को हमने पढ़ रखा है
लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेंसिल को निकालें और निकाल के इन क्वेश्चंस को नोट भी करें, है ना। नोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कृत्रिम वर्षा है ना, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है ना, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा, है ना। कृत्रिम वर्षा मतलब क्या है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, ठीक है। आपका है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, बी आपका होता है हाइड्रोजन, सी आपका है ऑक्सीजन, और डी आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं, कमेंट जरूर करें। आपको पता है तब भी और नहीं पता है तब भी। कैसे करना है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के, और दूसरी चीज़ हमें पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी को भी देखना है। आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन कर सकती है या नहीं कर सकती है ना, ऑक्सीजन केवल अकेले जल बना सकती है नहीं बना सकती, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड के रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो होता है AgI, है ना, AgI होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट बिल्कुल भी ना रुकने, कमेंट बिल्कुल भी ना रुकें, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 हमारा है जो इंडेन गैस होती है ना, आपको पता है इंडेन गैस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके घर में यूज़ होती है खाना पकाने के लिए, क्या के लिए, खाना पकाने की जो इंडेन गैस होती है वो यूज़ होती है। तो यही क्वेश्चन आपका है कि इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है ना। इंडियन गैस किसका मिश्रण होता है, आपको ऑप्शन है प्रोपेन का, आपको ऑप्शन बी है ब्यूटेन का, सॉरी, आपका ऑप्शन सी है इथाइल मरकैप्टन का, ठीक है। और आपका ऑप्शन डी है सभी, यानी जो ऊपर दिए हुए हैं वो सभी। चलिए जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करके इसको बताएं, मैं बताऊंगा फिर। जल्दी से कमेंट करें आप लोग, किसका मिश्रण होती है, जो इंडियन गैस होती है, इंडेन गैस होती है या फिर भारत गैस होती है, मतलब घर में यूज़ होने वाली कोई सी भी गैस सही, चाहे वो सिलेंडर की गैस सही, चाहे वो आपकी पाइपलाइन की सही, तो उनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उसमें जो होता है वो प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, मोस्टली प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं, और इथाइल मरकैप्टन भी होती है। यानी इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा डी बिल्कुल ठीक है। देखिए ये दोनों क्या हैं, ज्वलनशील हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या हैं, ज्वलनशील हैं, ये तो जलती हैं। लेकिन वास्तव में इथाइल जो मरकैप्टन होती है, इथाइल मरकैप्टन स्पेशली मिलाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन में। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि इसमें एक दुर्गंध आती है। तो आप जानते होंगे जब गैस खुली रह जाती है तो उसमें क्या आती है, महक। तो वो महक किसके कारण आती है, वो आती है इथाइल मरकैप्टन के कारण। समझ में आ रहा है, इथाइल मरकैप्टन के कारण। आगे क्वेश्चन में इस तरीके का पूछूंगा भी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल सबसे पहले आपके ऑप्शन आने चाहिए, सबसे पहले आपके आंसर आने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। आई थिंक अच्छे समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चा, सिगरेट के धुएं, सिगरेट के धुएं में, ध्यान दीजिएगा, धुएं में मुख्य, है ना, धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है, हानिकारक गैस कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम सिगरेट की बात करते हैं तो भाई वो सबसे ज़्यादा हानिकारक तो होता ही होता है ना। हमें ध्यान क्या देना है कि इनमें हमें वो बताना है कि कौन कौन सी गैसें जो होती है वो हानिकारक होती है। जनरली हम आपको बता दें कि सिगरेट
जो इंसान पीता है तो उसको तो नुकसान करती ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान सिगरेट पीने के पास में बैठते हैं, जो इंसान के पास उसका धुआं जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस इंसान को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए अगर कोई सिगरेट पीता है तो उससे बच कर के बैठें, और हमेशा आप लोग उनको ये समझाते रहें कि कोई भी सिगरेट बीड़ी का यानी धूम्रपान का यूज़ ना करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है ना। चलिए, तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जो ऑप्शन एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका ऑप्शन बी है हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी की हम बात करें बेंजीन, आपकी सी की हम बात करें तो क्या है बेंजीन, और आपका डी है, डी का मतलब क्या है उपयुक्त सभी। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है हानिकारक, हाइड्रोजन भी होती है और बेंजीन भी होती है, तीनों ही हमारी उसमें पाई जाती हैं। जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसमें तीनों ही पाई जाती है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे, और आप लोग ध्यान दें, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और भैया शेयर ज़रूर करो है ना। अगर आपकी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास, तो वीडियो को शेयर करते रहो ना, शेयर करते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके कंपटीशन के हिसाब से हैं, ठीक है। और आपके अगर बात की जाए जनरल नॉलेज के हिसाब से, तब भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो हर एक इंसान को इनको शेयर जरूर करो, सभी ग्रुप में शेयर करो है ना, सभी मित्रों को शेयर करो, ठीक है, जिससे कि भाई आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपके साथ साथ उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं हमारी टीम अगर मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से हम लोगों में भी उत्साह बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 क्वेश्चन है आपका, पराग कणों के अध्ययन, ठीक है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका ऑप्शन ए की अगर हम बात करें बच्चा, तो आपका होता है पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, आपका बी है सिस्मोलॉजी, आपका सी है एनाटॉसी, और आपका डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए पराग कणों को, है ना, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि पराग कण, तो पराग कण क्या होते हैं, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो दूंगा, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैलिनोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं एनाटॉसी कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। जल्दी से ऑप्शन ए, ठीक है, जल्दी से ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिए, और आप लोग भाई कमेंट करते रहें, कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें, है ना, जिसको आंसर आता है वो भी, जिसको आंसर नहीं आता है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। हीरा आप सभी लोग जानते हैं, हीरा यानी डायमंड, है ना, हीरा किसका बना होता है, देखिए किसका बना होता है। भाई मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दें, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दें। चलिए आपका ऑप्शन ए है कार्बन का होता है ना, ऑप्शन बी है शीशे का होता है, ऑप्शन सी है सोने का होता है, या फिर ऑप्शन डी है आपका चांदी का। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए मैं चाहूँगा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी दें, ठीक है, सभी दें। फिर से एक बार, हीरा यानी डायमंड किसका बना होता है, हीरा यानी डायमंड किसका बना होता है, आप लोग जल्दी से आंसर दें भाई, जल्दी से आप आंसर दें। कार्बन का होता है, शीशा का होता है, सोना का होता है, या फिर चांदी का होता है। तो चलिए ये काय का बना होता है, कार्बन का बना होता है। मोस्टली दिखता है शीशे की तरह, लेकिन जिसकी जो संरचना होती है वो काय की होती है, कार्बन की होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग आंसर जरूर देते रहें भाई, आंसर जरूर देते हैं। 11 HIV, आप लोग जानते होंगे HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि HIV वायरस से कौन सा रोग होता है। मोस्टली आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना, अच्छे से जानते होंगे। आपका ए है एड्स, आपका बी है टाइफाइड, आपका ऑप्शन सी है कैंसर और आपका ऑप्शन डी है कोरोना। आपका ऑप्शन डी है कोरोना। जल्दी से ऑप्शन का आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि HIV जो होता है, HIV वायरस जो होता है, इससे हमारा एड्स का रोग होता है। HIV वायरस से किसका रोग होता है? एड्स का रोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें HIV की, है ना, HIV, तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है और AIDS, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इस फुल फॉर्म को आपको अगर जानना है, इसकी एड्स की और HIV की फुल फॉर्म को अगर जानना है तो आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है और उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो HIV और एड्स के बारे में बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक तो करो ही, लाइक करना तो बनता है ना, लाइक करना तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है वो 12 कह रहा है कि ताजमहल, देखिए भाई ताजमहल, भाई बहुत बढ़िया, ताजमहल। आप लोग ये बताओ ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आप लोग बताओ जल्दी से भाई, ताजमहल कहाँ स्थित है ना। मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक। ताजमहल का रंग सफेद से पीला, है ना, किस कारण से? सफेद से पीला किस कारण से होता है? देखिए जनरली क्या होता है, संगमरमर है ना, संगमरमर हमेशा क्या होता है, वाइट होता है, लेकिन जनरली होता है क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ समय के पश्चात जो ताजमहल का रंग है वो सफ़ेद तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है, पीला होना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, धुलाई करते हैं केमिकल्स वगैरह से, तो उसको फिर वाइट करते हैं। तो बस उसके होने का कारण क्या है, मतलब सफ़ेद से पीला, है ना, सफ़ेद से पीला होने का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चा आप लोग, आपके पास ऑप्शन है, पहला है अम्लीय वर्षा, है ना, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, बी आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, बी आपका ऑप्शन है, बी है तेज वर्षा के कारण होता है ना। ऑप्शन सी है पुराना होने के कारण, पुराना होने के कारण, और ऑप्शन डी आपका है प्रदूषण के कारण। चलिए जल्दी से बताइए, प्रदूषण के कारण, जल्दी से बताइए, प्रदूषण के कारण, है ना, कि ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है, तेज वर्षा के कारण होता है, पुराना होने के कारण होता है, या फिर आपका प्रदूषण के कारण होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो सफ़ेद से पीला क्यों हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। देखिए अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, और आगरा के आसपास भी भाई बहुत से कारखाने वगैरह हैं। जब कारखानों से धुआं निकलता है तो वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गाड़ियों से जो कार्बन निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो इकट्ठा हो जाता है, तो उससी जब वर्षा होती है तो उसमें मिक्स होकर के कहीं ना कहीं आती है, तो वो उसके ऊपर पड़ती है। तो इसी कारण ताजमहल का जो रंग होता है वो सफ़ेद से पीला हो जाता है ना, सफ़ेद से पीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं कि दूध का रंग। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले ले चुका हूँ, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने लिया इस पर, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें कि दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है ना, किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिए यहाँ पर दूध का रंग हम क्या बात करें, यहाँ पर हम ले सकते हैं सफ़ेद, है ना, सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा,
तो आपका ऑप्शन ए है मेलानिन, आपका ऑप्शन बी है केसीन, आपका ऑप्शन सी है क्लोरोफिल और आपका ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। चलिए देखिए, ये आपके ऑप्शंस हो गए। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण वाइट हो जाता है या किस प्रोटीन के कारण दूध में रंग आता है। तो जनरली हम बात करें तो वो कौन सी है, केसीन है। केसीन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, एक क्लोरोफिल है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है। एक ऐसी हमारी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्लोरोफिल का भी काम होता है। तो क्या होता है, वो जो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, जो पत्तियों का रंग हरा होता है, पेड़ पौधों का रंग जो हरा होता है पत्तियों का, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन के बाद में मानव के जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा बेटा कि तेल टैंक, ध्यान दीजिएगा बच्चा, तेल टैंक है ना, ये टैंकर, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल, शब्द बैरल, बैरल कितने लीटर के बराबर होता है ना, कितने बैरल के बराबर होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा 746 लीटर के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर होता है, या फिर आपका ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कभी भी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में जब कभी भी तेल का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैरल के, किसके द्वारा, बैरल में किया जाता है ना। तो बैरल के द्वारा किया जाता है, तो वही चीज़ हमारी है। ठीक है, वही चीज़ हमारी है। ठीक है, किसके कारण कितना होता है बैरल में, बैरल में कितना होता है बेटा 159 लीटर होता है, यानी एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर होता है। कितना होता है 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाएगा कि ताप या तापमान कह सकते हैं। ठीक है, ताप या तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है ना, पिघलता है, जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बच्चा, आपका ऑप्शन है घनत्व जो होता है, घनत्व जो होता है वो बढ़ता है ना, घनत्व बढ़ता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आयतन घटता है, और आपका ऑप्शन जो सी होगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से आप लोग क्या करें, आंसर को कमेंट करें, बहुत जल्दी से आंसर को कमेंट करें आप लोग। चलिए कि तापमान बढ़ने पर, है ना, तापमान जब बढ़ता है तो आप लोग जानते होंगे बर्फ पिघलता ही है ना, बर्फ पिघलता है, तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए उसका घनत्व बढ़ता है,
और उसका आयतन घटता है। बिल्कुल सही बात है। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, राइट, ये दोनों ही आंसर हमारे ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा है उपयुक्त? दोनों। घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है ना। घनत्व तो बढ़ जाएगा उसका, लेकिन आयतन क्या हो, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये पिघलता है तो उसका क्या है, आयतन बढ़ता चला जाता है, जिस स्थान में रखा जाता है उसी का लेता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों के लिए कि HIV और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना, और नहीं पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उनके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका आता है कि देखिए 16 आपका है LPG जो सिलेंडर होते हैं ना बेटा, सिलेंडर होते हैं ना, अभी मैंने कहा था कि इंडेन है आपका, भारत गैस है या फिर पाइपलाइन वाली गैस है, तो ये सब क्या है भाई, सिलेंडर के रूप में पहले यूज़ होती थी, लेकिन अब उसको क्या किया है, पाइपलाइन में लगा दिया है। तो आपको ध्यान देना है कि LPG गैस का जो सिलेंडर होता है, LPG का जो सिलेंडर होता है के रिसाव, ध्यान दीजिएगा, रिसाव होने पर निकलने वाला जो दुर्गंध होता है ना, जो दुर्गंध होता है वो किसके कारण होता है? दुर्गंध किसके कारण होता है ना। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बिना सोचे समझे अपने आप दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले ले चुका हूं। मैंने सिर्फ यहां पर चेंज कर दिया था सिलेंडर, इंडेन गैस, ठीक है ना। चलिए आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन ए है प्रोपेन के द्वारा, आपका ऑप्शन बी है ब्यूटेन के द्वारा, और आपका सी है आपका क्या है बेटा, इथाइल मरकैप्टन, और आपका डी है बेटा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताएं आप लोग, उम्मीद के अनुसार आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट करो भाई जल्दी से। कमेंट करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 6 का ABC या फिर डी, ABC या फिर डी। चलिए वही LPG सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला जो क्या होता है, दुर्गंध, जो बदबू, दुर्गंध मतलब बदबू, किसके कारण होती है? प्रोपेन के कारण होती है, ब्यूटेन के कारण होती है, या फिर इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, या फिर कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर है बच्चा इथाइल मरकैप्टन। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, है ना, बिल्कुल बताया था भाई, होता प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी, लेकिन जनरली जो दुर्गंध आती है वो केवल किसके कारण होती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि LPG सिलेंडर में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? सभी का, है ना, सभी का। लेकिन स्पेशली ये हमारी ज्वलनशील हैं, इनके द्वारा जो होती है लौ निकलती है, जलती हैं, और ये क्या होती है? दुर्गंध देती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलें अगर, तो 17 क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा जंग, है ना। जंग जो होती है आप जानते हैं ना, लोहे पर लग जाती है, तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंक भी कहते हैं इसको, है ना। आपका एक है H2O होता है, आपका बी है Fe2O3XH2O होता है, आपका सी है CO2 होता है, और आपका डी होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जिसका आंसर है वो भी बिल्कुल ठीक है, Fe2O3X प्रोपोर्शनल टू H2O होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लेते हैं बेटा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 18 आपका है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मनुष्य होते हैं ना, तो ध्यान दीजिए, मनुष्य की आँख कितने, मनुष्य की आँख कितने मेगा पिक्सेल की होती है? कितने मेगा पिक्सेल की
होती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा 576, आपका ऑप्शन बी है 76, आपका ऑप्शन सी है 2020 और आपका डी है 99। अब आपकी क्वेश्चन बताना, देखिए कितनी बड़ी बात है, मेगापिक्सल है ना। आप लोग फ़ोन लेने जाते हो, ठीक है, जब आप मोबाइल को लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, फिर कैमरा लेते हैं, तो वहाँ मेगापिक्सल की बात होती है, कितने मेगापिक्सल की होती है ना। तो जनरली इतने बड़े अभी मेगापिक्सल नहीं बने हैं कि मनुष्य की आँख का क्या कर सके, कंपेयर कर सके, मनुष्य की आँख से कंपेयर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मनुष्य की आँख होती है वो 576 यानी 576 मेगापिक्सल की होती है, जबकि आपके कैमरे जो हैं अब अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं, तो 36 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल है ना, इस तरीके से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेगापिक्सल है, 576 मेगापिक्सल है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। यानी क्लियरिटी अगर की बात करें तो क्लियरिटी आँख से ज़्यादा किसी की भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गोबर गैस है ना, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं बेटा बायोगैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोगैस। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा मीथेन, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन, और आपका डी हो जाएगा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट आपका इसमें एक और बढ़ा देते हैं ई, उपयुक्त सभी। चलिए आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए। गोबर गैस यानी बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर उपयुक्त सभी। देखिए अगर हम बात करें कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर अगर उस हिसाब से हम देखें तो हमारा कौन सा है, उपयुक्त सभी है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें कि बायोगैस में यानी गोबर गैस सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमारी होती है मीथेन। सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी होती है, मीथेन। तो कभी कभी इनको घुमा के भी दे सकते हैं, है ना, कभी कभी घुमा के भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है मीथेन, है ना। और ये कितनी होती है बेटा, बायोगैस में 50 to 70% तक केवल मीथेन ही होती है ना, 50 to 70% तक केवल मीथेन होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 30 to 45% तक हमारी कौन सी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाकी ये थोड़ी थोड़ी होती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो बच्चा होती है वो मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बेटा वीडियो को शेयर जरूर करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है ना, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और शेयर करते ही रहें। कब तक करते रहें, जब तक कि सभी तक हमारी वीडियो ना पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। देखिए कि कांच से जो आप होता है, कांच से जानते हो, कांच से पदक भी होता है, कांच से यानी ब्रॉन्ज, है ना। कांच से किसका मिश्र धातु है, कांच से किसका मिश्र धातु है, कांच से किसका मिश्र धातु है। आपको ऑप्शन है, सबसे पहले आप लोग दीजिए, कॉपर का है, कॉपर का है, बी है टिन का है, सी है आपका उपयुक्त दोनों, और डी है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से भाई, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि कांच यानी ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है। देखिए कांच से जो होता है उसमें हमारा कॉपर भी होता है, उसमें हमारा टिन भी होता है। तो इस हिसाब से हम देखें, इस हिसाब से हम देखें तो हमारा उपयुक्त दोनों आंसर यहाँ पर ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें कॉपर भी होता है और टिन भी होता है, कॉपर भी होता है और टिन भी होता है। कॉपर की हम बात करें तो इसका जो
प्रतीक होता है वो क्या होता है बेटा, Cu होता है ना, Cu होता है। और ये कितना होता है बेटा, लगभग 88% तक होता है, किसमें, कांस्य में, है ना। ब्रॉन्ज में, कॉपर कितना होता है, 88% तक होता है लगभग में, आप जाके मानिए, ठीक है। और टिन जो हमारा होता है, टिन का हमारा जो होता है वो Sn होता है, और ये कितना होता है बेटा, 12% होता है ना, 12% होता है लगभग में, ठीक है। तो ये दोनों हमें क्या में लेना है बेटा, लगभग में लेना है, ठीक है, लगभग में लेना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। और आज का जो आज का क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा है, शुभ क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, वो हम लोग अब लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लेते हैं, यानी 21वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 21वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग, और ये करके देखिएगा, है ना, इसको क्या करना, करके देखना है ना। 21 क्वेश्चन को आप लोग देखें पहले, कि धूप, है ना, धूप तो जानते होंगे आप, धूप या फिर ज़्यादा रोशनी में जब आप लोग जाते हैं ना, तो ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। आपका ऑप्शन है, पुतली जो होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। बी आपका है, छोटा आकार जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। सी है, बंद हो जाता है, या फिर डी आपका है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर कमेंट करें, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है बेटा ये। आपका आंसर है कि धूप या ज़्यादा रोशनी में, धूप में या फिर ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर, पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, या फिर बंद हो जाता है। तो आपको बता दूं कि उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तभी क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा रोशनी में होते हैं और धूप में होते हैं, और धूप में होते हैं, तो उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, जिससे कि रोशनी हमारे पास कम जाए। और जब क्या होता है, जस्ट हम आकर के घर में जाते हैं, गेट को ऑन करते हैं, तो हमें क्या अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। वो क्यों देता है कि उस समय उसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। जब अंधेरा दिखाई देता है तो हल्के हल्के वो अपने आप ही क्या करते हैं, पुतली जो होती है वो क्या होती है, आकार में थोड़ी सी बड़ी होती चली जाती है, जिससे कि बाद में हमको सही दिखने लगता है ना, जिससे कि हमें बाद में सही दिखने लगता है। तो आई थिंक क्लास बहुत समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। और यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।